गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 11th के लास्ट चैप्टर की, चैप्टर 10 द वर्ल्ड सिंस 1945 पार्ट 2। दो हिस्सों में खुद ही ये पूरा टॉपिक डिवाइडेड था, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में। चैप्टर 9 हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने 1958 59 तक का जो भी हाल था, 45 से लेके 59 तक का, वो हमने पार्ट्स में अलग अलग फेजेस देखे। कैसे दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद जो चेंजेस आए पूरी दुनिया में, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, वो चेंजेस हमने एक एक बकायदा कॉन्टिनेंट वाइज देखी। एंड लास्ट पार्ट हमने उसमें पढ़ा था कि 59 में कोल्ड वॉर थोड़ी सी जो एकदम ही लोगों को लगा था कि अरे अब न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा ऑलमोस्ट, वो वहां पर थोड़ा सा एक माइल्ड स्टेज आता है कोल्ड वॉर का, जहां पर दोनों कंट्रीज के, रशिया एंड यूएसए, हमने देखा कैसे ये दोनों सुपर पावर्स आमने सामने टकराने एकदम रेडी हो चुके थे। वहां से ही स्टोरी कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि कैसे कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ और उसके बाद आज की तारीख में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सोवियत यूनियन का जो इतना बड़ा अलग अलग कंट्रीज से बना हुआ एक पूरा पार्ट जो था, वो कैसे एक एरा पूरा खत्म होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कोर चैप्टर है ये। मैं समझता हूँ ये सभी को इतनी बेसिक हिस्ट्री पता ही होनी चाहिए जो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। We studied the development since 1945 in the earlier chapter. We saw how the Cold War began in Europe. We also saw the developments that took place in Asia. Let us now see the development since 1959. So ये बातें मैं हमने ऑलरेडी कर दी थी चैप्टर 9 में, पार्ट 1 में। लेट्स कंटिन्यू अहेड। Phase 59 to 1962, shifts in Cold War. The Camp David summit began a new era in Cold War. The meeting had sought to create goodwill between the two Cold War adversaries. However, tensions between the United States and the Soviet Union continued to escalate. तो अब कैंप डेविड, पहली बात तो कैंप डेविड समिट, समिट का हमने मतलब लास्ट टाइम ही देखा था, जब कंट्रीज के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, उसे समिट कहा जाता है। तो कैंप डेविड में पहली बार यूएसए और सोवियत यूनियन के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वहां पर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना गुडविल क्रिएट करें। लेकिन कुछ उतना खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर भी ये उनके बीच का जो तनाव था, टेंशन था, वो कंटिन्यू रहा, जारी रहा। 1961 द सोवियत स्टार्टेड टू इरेक्ट द बर्लिन वॉल। अब हमने पहले के पार्ट में ही देख लिया था कि कैसे जर्मनी डिवाइड हो चुका था दो हिस्सों में, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। और हमने ये भी देखा कि बर्लिन, जो कि ईस्ट जर्मनी में पूरा पड़ता था, उसको भी उन्होंने डिवाइड कर लिया था इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। तो अब जो ये डिवीजन था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोवियत यूनियन, जो कि ईस्ट बर्लिन को कंट्रोल करता था, उन्होंने बर्लिन वॉल क्रिएट कर दी थी। बर्लिन वॉल उन्होंने क्रिएट कर दी थी, इरेक्ट कर दी थी। दिस वॉल वर्चुअली कट ऑफ द सिटी ऑफ वेस्ट बर्लिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। People could not travel between East and West Berlin. Families and friends were cut off from each other. तो ये बहुत ही एक पार्टीशन एक तरह का बहुत ही दर्दनाक था लोगों के लिए। एंड इसके काफी वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे, काफी मूवीज में भी ये दिखाया गया है बर्लिन वॉल के बारे में। यहाँ पर एक छोटा सा उसका एक फोटो उन्होंने दिया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। देखिए कैसे पूरा वायरिंग, तार वगैरह लगा के उसको एक्चुअल में बकायदा डिवाइड कर दिया था बर्लिन को पूरा। इन 1962 केम द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब ये तो एक सोवियत यूनियन ने जो किया हरकत, उससे और ज्यादा जो इनके बीच के टेंशंस थे वो बढ़ गए, वो बढ़ गए। तो अब देख रहे हैं कि कैसे आगे और क्या ऐसी चीजें हुई जिससे हम कोल्ड वॉर एरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसकी हम बात कर रहे हैं 1962 में क्या हुआ। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। उसमें क्या हुआ था, तो क्यूबा एक छोटा सा टापू है, नियर, एज यू कैन सी द मैप, नियर यूएसए। वहां पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, सोवियत यूनियन का काफी अच्छा वहां पे रिलेशन था। तो उन्होंने अपनी सारी क्यूबा में जमा करा दी।
और ये एक मैप के थ्रू हम देखते हैं, मैप के थ्रू यहां से वो बता रहा है कि हर स्पॉट जो मेजर सिटीज है यूएसए के, उसको टारगेट करते हुए क्यूबा में सारी खड़ी कर दी, जो कि एक डायरेक्ट चैलेंज था, ओपन कन्फ्रंटेशन था यूएसए को कि आ जाओ वॉर करते हैं, और हम भी न्यूक्लियर अटैक के लिए आपको कवर कर दिया है हमने हर तरह से। तो सोवियत यूनियन का ये जो मूव था, इससे बहुत ही ज्यादा टेंशन रहता था कि वर्ल्ड वॉर 3 अब हो जाएगी और वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी जिसमें बहुत सी आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, लेट्स रीड अबाउट दैट। This was one of the most significant events of the Cold War. Soviet Union placed missiles in Cuba that were direct threat to United States. Americans retaliated with naval blockade. अब naval blockade क्या होता है, ये मैंने YouTube शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें उन्होंने जो भी यूजिंग द नेवी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मूवमेंट ब्लॉक कर दिया सामने वालों का, ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा। दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ये पहली बार कोल्ड वॉर, यानी कि इनडायरेक्टली एक दूसरे को वो कब से पोक कर रहे थे, छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, इकोनॉमिकल डैमेज कर रहे थे, लेकिन ये अब एक डायरेक्ट फेस टू फेस अब आ चुके हैं वो लोग वॉर के लिए। For the first time since 1945, American and Soviet naval ships faced each other, and there was a real possibility of a war. It was feared that such a war would be a nuclear war. This forced the two countries to reduce tensions. The situation was de-escalated after the Soviets withdrew the missiles from Cuba. अब हमें अगेन बहुत ही छोटे से 2 लाइन में स्टोरी फॉर्मेट में बता दिया कि उन्होंने डील कर लिया इस सिचुएशन से, और डी एस्केलेट करने की पूरी उन्होंने इस सिचुएशन को कोशिश करते हुए सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स वापस वहां से हटा ली, और ये सिचुएशन थोड़ी सी गर्मा गर्मी वाली जो सिचुएशन थी वो ठंडी पड़ गई। व्हाट इज अ नेवल ब्लॉकेड, इसका मैं शॉर्ट्स बना चुका हूं, इसको जरूर आप पढ़िएगा और शॉर्ट्स भी देखिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है, जरूर उसे देखिएगा। थर्ड वर्ल्ड इन 1960s, in 1961 the first non-aligned summit conference was held at Belgrade। अब ये नॉन अलाइनमेंट क्या है, नॉन अलाइंड नेशंस क्या है, नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस क्या थी, ये सारा मैंने अगेन यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया हुआ है, जरूर उसे देखिएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को अगर हम चैप्टर के बीच में कवर करेंगे तो बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो। इसीलिए मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, जरूर उसे देखिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको 1 मिनट में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नॉन अलाइंड समिट हुई थी, यानी कि ये कुछ वो देश है, थर्ड वर्ल्ड के वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अब देख लिए सिचुएशंस क्या हो रही है, और उन्होंने सोचा कि अरे यार, अगर तुम लोग वॉर अगर कर रहे हो, हमने वॉर 1 में देखा था, वॉर 2 में भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोग आपस में, कंट्रीज आपस में एक दूसरे का अलाइनमेंट चूज करते हैं, अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं। तो ये चीज एक न्यू कंसेप्ट आ गया नॉन अलाइनमेंट का, कि भाई हम लोग तुम्हारे वॉर में हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे आपके वॉर, हम खाली पीस की बात करेंगे, हम समझौते की बात करेंगे, हार्मनी की बात करेंगे, हम वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक नया तरीके का चेंज था, और नॉन अलाइनमेंट समिट पहली बार हुई थी बेलग्रेड में। द concept of non-alignment was based on two important principles: independent understanding of world affairs, यानी कि हम अपने खुद के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड अफेयर्स को देखेंगे, हम तुम्हारे कहने पर या किसी और के कहने पर दुनिया को नहीं देखेंगे, हम खुद उस सारी चीजें समझेंगे। एंड पीस अप्रोच, और हम शांति प्रिय चाहते हैं, हम कोई भी वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अगर अभी भी यहाँ पर लेटेस्ट बात करें तो जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक जो अनडिसाइडेड चल रही है, उसमें सबने अपनी टिप्पणियां दी और उसे रोकने की ही कोशिश की, जिसमें इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। रशिया से कोई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, और उसे डी एस्केलेट कराने के लिए कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा था, जहां पर हमारे पीएम ने वो कर दिखाया था। तो ये जो है वो है नॉन अलाइनमेंट। हम वर्ल्ड अफेयर्स को अपने तरीके से देखेंगे, उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम पीस की बातें करेंगे, हार्मनी की बातें करेंगे, लेकिन वो वॉर के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको समझना है, न्यूट्रल रहना मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग लड़ो आपस में, हम लोग को तो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। हम पीस के लिए हम बात करेंगे आपसे, और हम उस चीज के लिए सपोर्ट करेंगे, वॉर के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो ये जरा बहुत क्लियर रखना है कि न्यूट्रल रहना इस यहाँ पर नॉन अलाइन, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब वॉर में पार्ट नहीं ले रहे हैं, उनके डिसीजंस, उनके जो हरकतें हैं उसमें वो जरूर इंटरफेयर कर रहे हैं। Thus, the non-aligned countries were to stay away from the Cold War alliances. तो वो पहले तो ना यूएसए का साथ देगी ना रशिया का साथ देगी वॉर करने के लिए. But non-alignment as a movement grew over a period of time as new countries became independent and joined the movement. धीरे धीरे ये वो फेज है अगेन जब कोलोनियलिज्म खत्म होते जा रहा था और नई नई कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रहा था, और जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट हो रही थी वो अपना एक साइड चूज कर रही थी, तो उन्होंने भी नॉन अलाइनमेंट वाला साइड चूज किया. The idea of non-alignment does not mean that the states would remain passive and neutral in international politics. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसिव हो गई है और वो वर्ल्ड अफेयर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई अपना योगदान नहीं कर रही है, कोई अपने पॉइंट्स नहीं रख रही है. इट वांट्स द स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स टू प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट. पार्टिसिपेशन तो करना है, एक्टिव रहना है इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन क्या चीज करने के लिए? पीस और समझौते, डेवलपमेंट की बातें करने के लिए, वॉर के लिए नहीं. जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, गमल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, क्वामे नुक्रुमा ऑफ घाना, आई डोंट नो इनका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं, बट ये सारे अलग अलग जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स थे अलग अलग कंट्री के, जो फाउंडिंग मेंबर्स है बाय द वे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, इसलिए ये सारे नाम आ रहे. सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रोंस टीटो ऑफ यूगोस्लाविया वेर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो नॉन अलाइन के फाउंडिंग मेंबर्स है ये सारे, आपको सभी के नाम सभी के कंट्रीज के साथ याद होने चाहिए, आपको कहीं भी ये पूछा जा सकता है. द नॉन अलाइन मूवमेंट हैज ग्रोन ओवर द पास्ट 50 years. अब 50 years की बात करें तो पास्ट 50 years में बहुत ज्यादा, ये तो इनिशियली 5-6 लोगों ने मिलकर ये किया, 5-6 कंट्रीज ने मिलकर ये किया, लेकिन अब तो ये काफी स्ट्रांग हो चुकी. द मूवमेंट हेल्प द developing world to gain economic and political rights. Today, the movement faces many challenges. These include eliminating weapons of mass destruction, combating terrorism, defending human rights, working toward making the United Nations more effective. तो ये सारे इनके गोल्स हैं, ये सब ये अचीव करना चाहते हैं. ये इनके चैलेंजेस में आता है कि ये इस चीज को कैसे सॉल्व करे. टेररिज्म हो गया, फिर जो मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन जो सभी लोग ने बना दिए हैं, उससे कैसे कंट्रोल में रखे, कैसे कोई किसी को समझाए कि कैसे वो चीजें नहीं यूज करनी है. सो ये एक चैलेंजेस है इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आज के तारीख में. इनका फोटो दिया है, सारे लोग जिनके नाम यहाँ पे आए सभी के फोटोज नाम के साथ दिए हैं, कौन कैसे खड़ा है. नेहरू जी को हम खाली स्पॉट कर सकते हैं लेफ्ट में एकदम, बाकी सारे आप नाम पढ़ सकते हो. एंड अगेन अ गुड इमेज टू कीप इन योर मेमोरी. डू यू नो थर्ड वर्ल्ड क्या होता है? ये मैंने अगेन जैसे आपको कहा यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपको ये पूरा बता चुका हूं क्या होता है. प्लीज एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लीजिएगा. Since the first conference at the Belgrade, the movement has held regular summit meetings. The movement began with 25 members at Belgrade in 1961. Today it has 120 members. Again आपको ये बात भी याद रखनी है जब भी आप बात करेंगे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बारे में, नॉन अलाइनमेंट के बारे में, ये आपको लिखना है कि पहली बार में 25 मेंबर्स थे और 1961 में मिले थे और आज की तारीख में 120 मेंबर्स है. यहाँ पर एक सेल्फ एक्टिविटी दी है कि अलग अलग जगह पर कहाँ पर हुआ था, समिट्स हुए थे, उसकी एक आप लिस्ट बनाइए और वो याद रखिए. यहाँ पर अगेन एक नॉन अलाइनमेंट क्या होता है और कौन सी कंट्रीज एडॉप्ट करके क्या उसमें उन्होंने हासिल करते हैं, वो नॉन अलाइनमेंट में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, प्लीज वीडियो देखिएगा. यूट्यूब शॉर्ट्स में 1 मिनट में आपको ये पूरा कवर हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे. फेज 1962 से लेके 72, नेक्स्ट 10 इयर्स की बात करेंगे. फाउंडेशंस ऑफ डिटांटे. डिटांटे डिटांटे क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे एग्जैक्ट फ्रेंच वर्ड को आई डोंट नो, आई बट आई एम जस्ट गोना से डिटांटे. डिटांटे. द इम्पैक्ट ऑफ द क्यूबन क्राइसिस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कोल्ड वॉर वाज ट्रिमेंडस. तो जो हमने ऊपर देखा कि क्यूबन क्राइसिस हो गई, तो ये वर्ल्ड वॉर की जो जो सिचुएशन थी उसके ऊपर बहुत ही भयंकर इसका असर था. इट ब्रॉट इन रियलाइजेशन ऑफ अ पॉसिबल न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन एंड द नीड टू डी एस्केलेट द टेंशन. तो अब डी एस्केलेशन कैसे हुआ वो थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं.
The United States and the Soviet Union took several efforts at reducing bilateral tension. उन्होंने दोनों ने ही काफी एफर्ट्स लगाए कि कैसे आपस के उनके जो तनाव है वो कम हो जाए. The two countries established the hotline as a direct telephonic link between themselves. उन्होंने डायरेक्ट एक ऐसी हॉटलाइन क्रिएट की थी कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर वहां पर प्रेसिडेंट को कॉल करके डायरेक्ट बात कर रहा है, वाया वाया कॉन्फ्रेंस ऐसे करके बात नहीं, डायरेक्ट बात कर रहा है, ताकि एकदम एंड सिचुएशन पे भी वो कंट्रोल रख के बोल सके नहीं करना है हमें, ये चीज हमें रोकना है, हमें पीस की बातें करनी है, ब्रदरहुड की बातें करनी है, समझौता करना है, ये बातें हम डायरेक्ट कर सके, वाया वाया चैनल्स के थ्रू बात ना हो और कोई कंफ्यूजन हो के हम एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स में कुछ हम हमला ना करें, इसलिए एक हॉटलाइन बनाई गई. The purpose of this hotline was to have direct telephone conversation between the two leaders in time of a crisis. Various agreements were also signed to reduce the nuclear weapons. काफी उन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए आपस में, एक दूसरे को ये दिलासा दी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. 1972, the American President Richard Nixon and General Secretary of the Communist Party of Soviet Union Leonid Brezhnev met at Moscow. अब अगेन मॉस्को रशिया में उनकी मीटिंग होती है, समिट मीटिंग होती है, जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट और सोवियत यूनियन के लीडर आपस में मिलते हैं. दिस मीटिंग वाज सिग्निफिकेंट, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट था, as it began the process of reduction of tension, और इसी से और उनके बीच में टेंशन तनाव कम रहा. An important agreement was signed to limit the nuclear missiles that the two countries had. एक यहाँ पर यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं होगा. 1972 मॉस्को समिट मीटिंग signaled the beginning of the era of detente. तो डिटेंटे का मतलब होता है कि टेंशन कम करना, तो इसको हम एरा ऑफ डिटेंटे का कहते हैं. The United States and the Soviet Union tried to reduce tension between themselves. ये उनका फोटो भी दिया है, रिचर्ड निक्सन एंड कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव का. आगे बढ़ते हैं. द अदर सिग्निफिकेंट इवेंट, और दूसरा एक कौन सा इवेंट हुआ था जो जिससे रिलेशंस उनके अगेन थोड़े अच्छे हुए. The other significant event of this period was the breakthrough in relation between United States and China. चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के रिलेशन की यहाँ पे अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आया था टर्न. द यूनाइटेड स्टेट हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना सिंस द टाइम ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949. तो चाइना में जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 में, जहां पर वो चाइना भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पूरा स्टेट बन चुका था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको कभी एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया कि हाँ हम लोग तुम्हारे जो डिसीजन है कम्युनिस्ट होने का हम उसे मानते हैं, हम उसे समझते हैं कि वो वैलिड है, समथिंग लाइक दैट. तो ये नहीं हुआ था कि उसको उन्होंने वैलिडेशन नहीं दिया था. प्रेसिडेंट निक्सन विजिटेड चाइना इन 72, और 72 में यानी कि मॉस्को में जब गए थे उसके बाद उन्होंने चाइना विजिट किया. नाउ by visiting China in 72, the United States had recognized the communist government of China. और इसी के साथ उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि हम आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं. दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन अमेरिकन प्रेसिडेंट टू चाइना आफ्टर चाइना हैड बिकम कम्युनिस्ट. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहला विजिट था जब कम्युनिस्ट बन गया था, उसके बाद का पहला विजिट किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का. अगेन उनका फोटो दिया है माओ जेडोंग. हम पहले के चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं कैसे माओ जेडोंग ने सोवियत यूनियन, सोवियत रशिया के सोवियत के हेल्प से अपने आप को भी कम्युनिस्ट कर दिया. अब नेक्स्ट 10 इयर्स 8 इयर्स का फेज देखेंगे. 72 से 79 जो डिटेंटे का फेज है, यानी कि रिड्यूस करना टेंशन, ये जो फेज है उसमें और क्या हुआ. डिटेंटे इज नॉट फ्रेंडशिप, ये दोस्ती नहीं है अभी तक. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ टेंशन. ये खाली एक दूसरे की बात सुनने रेडी हो गए वो लोग और अपना आपस में तनाव कम करने रेडी हो गए. This process began slowly. Several initiatives were taken by the United States and Soviet Union to reduce tensions. बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए थे दोनों की तरफ से आपस में टेंशन कम करने. क्या है वो एफर्ट्स? Efforts were made to halt the war in Vietnam with conference at Paris in 1973. अब ये मैं आपको पहले ऑफ द चैप्टर बताना चाहता हूँ कि इसमें अब कुछ चीजें ऐसी आएगी जिसकी हिस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी नहीं, जो आगे कहीं आएगी
हमें हिस्ट्री चैप्टर ग्रेड 12 में हिस्ट्री चैप्टर्स में या पॉलिटिकल साइंस चैप्टर्स में आएगी। जैसे वियतनाम में क्या हो रहा था एग्जैक्टली हमने वो अभी तक पढ़ा नहीं है कहीं पे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आएगी जो एज ऑफ नाउ, मैं आपको, अगर आपको अभी इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च ऑफ कोर्स कर सकते हो खुद की, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं चाहता हूं कि एक इन जनरल आप उस चीज को बस एक्सेप्ट करें, रेदर देन ट्राइंग टू नो अरे ये तो हमको पता ही नहीं है तो इसके बारे में हम क्या लिखे। कुछ नहीं, जितना लाइन उन्होंने 2 लाइन लिखी उतनी आपको बस याद रखनी है, उसके अलावा ज्यादा आपको भी याद नहीं रखना है। ये मेरा आपको सजेशन होगा। सो वियतनाम में जो वॉर चल रही थी, जहां पर इतना तो अपने आई आई होप किसी मूवीज में, यूएसए मूवीज में आपको पता होगा कि अमेरिका वियतनाम में वॉर कर रही थी, तो वो क्या था एग्जैक्टली तो वियतनाम में भी सोवियत, चाइना, ये सारे फोर्सेस वहां पे एक तरफ से वियतनाम के साइड से लड़ रहे और एक तरफ से अमेरिका भी आ गया था। तो वियतनाम एक्चुअली एक बस एक ग्राउंड बन गया था जहां पर इनडायरेक्टली रशिया और अमेरिका, चाइना, ये लोग सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आपको समझना है लॉजिक। तो ये एकदम ही मैंने बहुत ही ज्यादा ब्रीफ करके आपको बता दिया कि वियतनाम वॉर एग्जैक्टली क्या थी। तो यहाँ पर एफर्ट्स उन्होंने किए थे वियतनाम में जो वॉर था उसको पूरी तरह से रोकने का। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 1973 में, मार्क कर लीजिएगा, ईयर लिख लीजिएगा। द अपोलो सोयूज जॉइंट फ्लाइट वाज कंडक्टेड इन 1975। अब हमें यह भी पता है कि दोनों नेशंस, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही स्पेस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे थे। तो इन्होंने एक मिशन साथ में ही कर दिया, अपोलो सोयुज। अपोलो यूएसए के रॉकेट्स के नाम थे और सोयुज रशिया के, यूएसएसआर के रॉकेट शिप्स के नाम थे। तो उन्होंने जॉइंट फ्लाइट मिशन एक की थी। द हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस वाज ऑन सिक्योरिटी इन यूरोप 1975, where 35 European nations, including US and Soviet Union, participated, was held to reduce tension between Eastern and Western European countries. अब ओवरऑल ये हमने ऑलरेडी देखा कि यूरोप, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप में बढ़ चुका था और ये एक सोवियत यूएसएसआर के कंट्रोल में था और एक यूएसए के कंट्रोल में था। तो इनडायरेक्टली जो ये यूरोपियन कंट्रीज आपस में जो क्लैश में थी, लड़ रही थी, उसको थोड़ा सा टेंशन रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 35 यूरोपियन नेशंस, जो यूरोप के नेशंस है वो इन्वॉल्व अंदर इंक्लूड थे, जिसके अंदर यूएस और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी इंक्लूड था। तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस थी जिससे उन्होंने आपस में अपने तनाव वाले सिचुएशंस को कम। 1978, the United States held a conference at Camp David to resolve the Arab-Israel dispute. अब एक दूसरी तरफ एक अरब इजराइल डिस्प्यूट भी चल रहा था, इनके आपस में वॉर चल रहे थे, वहां पर यूनाइटेड स्टेट इंटरफियर करके उसको रिजॉल्व करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर एल सदार एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर मिनाशेम बिगिन साइंड अ फ्रेमवर्क फॉर पीस फॉर मिडल ईस्ट। तो इन्होंने मिलकर एक उस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर पीस फॉर मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो पार्ट है वहां पर शांति रहे, अमन रहे, उसका उन्होंने एक वहां पर एग्रीमेंट साइन किया। दिस मीटिंग ट्राइड टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन इजराइल एंड अरब वर्ल्ड, जो कि अगेन आपस में वो लोग लड़ रहे थे फॉर द लैंड। ये एक पोस्टेज स्टैम्प आपको दिख रहा है जो अपोलो सोइस जॉइंट फ्लाइट था, इसलिए ये जिसमें आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यूएसएसआर का झंडा, यूएसए का झंडा, एंड उनके एस्ट्रोनॉम नॉट्स जो थे, आई कांट रीड द नेम्स, रशियन में नेम्स लिखे गए। सो ये एक पोस्ट है। दिस फेज ऑल्सो सॉ, ये जो डिटेंटे फेज था इसमें और क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। दीज डेवलपमेंट्स हैड एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो इकोनॉमिकली क्या सिग्निफिकेंस था इस चीज का। द अरब इजराइल वॉर टुक प्लेस इन 1973। In order to put pressure on Israel, the Arab world decided to reduce the production of oil. This resulted in sudden increase in the price of oil. This was done through the organization called Organization of the Petroleum Exporting Countries. This resulted in the increase of petroleum prices all over the world. तो ओपेक, अगर आपको पता होगा, अगर ऑलरेडी अगर आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, तो आज की तारीख में ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सारी वो कंट्रीज है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये वही कंट्रीज है जहां पे ऑयल मिलता है। तो अरब, ऑफ कोर्स वी नो मिडिल ईस्ट इज अ खजान ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, राइट। तो उन्होंने इसराइल को प्रेशर अप करने के लिए ऑयल का प्रोडक्शन वहां पर रिड्यूस करा दिया और
एक्सपोर्ट में एक तरह से कमी हो गई, और जिससे जितना ऑयल है, जो सर्कुलेशन में ऑयल वो कम है, इसलिए उसकी रेट्स बढ़ गई। तो ये बेसिक इकोनॉमिकल चीज जो है, डिमांड सप्लाई का और प्राइस का जो कंसेप्ट है, उस बेस पे उन्होंने इसराइल को कमजोर करने के लिए ये किया था। अनदर इवेंट वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय द नॉन अलाइंड कंट्रीज। जो हमने ऊपर ही देखा था कि नॉन अलाइंड कंट्रीज जो फॉर्म हो चुकी थी, उन्होंने क्या इनिशिएटिव किया? The non-aligned group placed a demand for the new international economic order. तो उन्होंने एक नॉन अलाइंड के जो ग्रुप है, जो अलग अलग कंट्रीज है, उन्होंने एक डिमांड रखी कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नामक एक संस्था बनाई जाए, जिसका पर्पस क्या हो? द पर्पस वॉज टू डिमांड पार्टिसिपेशन बाय द पुअर कंट्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट वाज डोमिनेटेड बाय द रिच कंट्रीज। तो अब ये सारी न्यू कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिया, अफ्रीका की कितनी सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी। तो इनको अभी अभी तो इंडिपेंडेंस मिला था, क्योंकि इनके ऊपर तो कोलोनियलिज्म चल रहा था। तो जो रिच कंट्रीज है और पुअर कंट्रीज है, इनका गैप कहीं ना कहीं कम करने के लिए, और जो ग्लोबल, यानी कि जो पूरी दुनिया को असर करे, वो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में पुअर कंट्रीज को भी हक दो बोलने का, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लो, जो भी है, ये चीज की मांग की थी नॉन अलाइंड कंट्रीज। और मोस्टली न्यूली इंडिपेंडेंट और पुअर कंट्रीज ने ही नॉन अलाइंड के मेंबर्स इनिशियली बने थे। उन्होंने ये बनाया था पूरा संस्था। तो उनकी ये मांग थी कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हमें भी बोलने का हक। दिस फेज सॉ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। इससे हमें यह पता पड़ा कि एक कंट्री या दो कंट्री के कुछ डिसीजन मेकिंग से, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग से कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में फर्क पड़ सकता है, दूसरे की इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है, ये हमें देखने मिला। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी संस्था हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो कि जो इस सारी चीज को एक देखरेख रख सके, इंटरनेशनल लेवल पे देखरेख रख सके, और कोई भी कंट्री कोई ऐसा स्वार्थी डिसीजन ना ले जिससे सामने वाले किसी और कंट्री या किसी और पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सके। तो ये एक हमें बात पता पड़ी। ऑन वन हैंड, the political tension between the United States and United Soviet Union were reduced. On the other hand, the third world was becoming more active. तो ये दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। एक तरफ टेंशन कम होते जा रहा है डिटेंटे के चलते, और दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी, सारी की सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जिसपे कोलोनियलिज्म हुआ था पहले, वो सारी कंट्रीज मोर एक्टिव होते जा रही है अपने डिमांड्स को लेकर, अपनी हक को लेकर, अपने वजूद को लेकर। It is during this phase that a new terminology starts to be used. एक नया terminology start हो गया था usage में। The division of the world is now described as North-South division. The North represents the rich countries of the Northern Hemisphere, that is the Soviet Union, Europe, and North America. The South represents the poor countries of the Southern Hemisphere, that is the countries of Asia, Africa, South America. तो यहां पर अब देखिए, इनडायरेक्टली एक अलग तरीके का डिवीजन क्रिएट हो गया। पहले हमने देखा ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप में डिवीजन हो चुका था, लेकिन अब यहां पर एक नया तरीके का डिवीजन देखने मिला वर्ल्ड में, रिच एंड द पुअर, जिसमें रिच पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर की कंट्रीज होती है, और साउथ में पूरी पुअर कंट्रीज होती है। आज मैं अपने घर से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं अपने वर्किंग प्लेस से एक्स्ट्रा आवर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पीछे मैप नहीं है। बट ऑन द स्क्रीन आप ये मैप देख सकते हो वर्ल्ड का, कि कैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, रिच एंड द पुअर का डिवीजन एक हो चुका था। दिस वाज आल्सो अ फेज ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। हियर द कोऑपरेशन इज मेनली ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। तो मैंने जैसे बताया कि हमें पता पड़ गया कि हम एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली कितने डिपेंड है। एक कंट्री अगर कोई डिसीजन ले लेती है अपने स्वार्थ के लिए, तो वो सामने की इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। This phase has seen the creation of organizations for economic cooperation. इसीलिए हमने ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखी जो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेट करने की बातें करता है, अच्छे से एक दूसरे को समझने की बातें करता है। नाउ, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ट्रेड एज एन इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर कोऑपरेशन। अब मेन मोटिव क्या है? कि ट्रेड अच्छा चलता रहे, ये अपना मेन मोटिव है कोऑपरेशन करने के पीछे। द आइडिया वॉज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स लाइक कस्टम ड्यूटीज। अब इसके पीछे का क्या दिमाग है कि कस्टम ड्यूटीज निकाल दो। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर जो इतने ज्यादा कोई
टैक्स लगते हैं, अलग अलग चार्जेस लगते हैं, ये सारी चीजें कम करनी है, ये हमारा मेन गोल। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर वुड जनरेट गुडविल एंड अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग पीपल। अगर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स रहा तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर भरोसा बढ़ेगा और ज्यादा उनका फायदा। दिस इज डन बाय साइनिंग एग्रीमेंट्स फॉर फ्री ट्रेड। तो ये कैसे किया जा सकता है? अगर दो कंट्री आपस में फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट साइन करती है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी अननेसेसरी का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, तो हम उसे फ्री ट्रेड कहते हैं और उससे आपस के रिलेशन अच्छे होते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग बनेगी, जिसकी वजह से ट्रेड इजी होगा, उस ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ एक कॉमन नाम क्या दिया जाएगा? ट्रेड ब्लॉक्स कहा जाता है उसे। तो ट्रेड ब्लॉक ये टर्म याद रखिएगा। ट्रेड ब्लॉक ये टर्म के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा। दिस वाज सीन इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एक ऐसी ही ट्रेड ब्लॉक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया के सारे नेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड द यूरोपियन यूनियन, ईयू के बारे में भी हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। यूरोपियन यूनियन, ये भी जितने यूरोप के आपस में कंट्रीज हैं वो लोग, बोथ इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज एस्टैब्लिश एज अ ट्रेड ब्लॉक। और एक और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बना था, नाफ्ता। दिस इंक्लूडेड कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको, जिसके अंदर नाफ्ता के मेंबर्स कौन है? कनाडा, नॉर्थ अमेरिकन में आते हैं सारे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको। इन्होंने भी आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि आपस में गुड्स वो लोग लिमिटेड बैरियर्स या तो जीरो बैरियर से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स करेंगे ताकि आसानी से ट्रेडिंग हो। जीसीसी करके मिडिल ईस्ट में है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन, तो वो भी एक तरह का ट्रेड ब्लॉक। Beside these, there are regional organizations established to foster a dialogue and create a stable regional environment. इसके अलावा आपस में एक रीजनल, ये सारे रीजन बेस्ड है। नॉर्थ वालों का एक बन गया, एशिया वालों का एक बन गया, साउथ ईस्ट एशिया का एक बन गया, मिडिल ईस्ट का एक बन गया। तो ये रीजन वाइज है। रीजनलिज्म हमने अगेन लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा देखा था। अगेन उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स बना हुआ है, जरूर देखिएगा। तो इसमें और क्या है? एक दूसरे की हम स्टेबल एनवायरनमेंट रखें, हम आपस में डायलॉग रखें, एक दूसरे से बातचीत रखें और रिलेशंस अच्छे रखें। व्हाट इज अ ट्रेड ब्लॉक? अगेन मैंने आपके बता दिया कि ये आप पढ़ लीजिए, मैंने इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है, उसको देख लीजिए। और क्या करना चाहिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को? प्रमोट इकोनॉमिक ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन। सम एग्जांपल्स क्या क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क जिसे कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये लोग आपस में डायलॉग मेंटेन रखने के लिए, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन रखने के लिए, ट्रेड कोऑपरेशन रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। वैसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स एंड द अफ्रीकन यूनियन। तो जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन भी है। तो अगेन आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखने हैं। सार्क के बारे में इन्होंने डिटेल बताया है, इसके ऊपर भी उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, जरूर उसे देखिएगा। चारों पॉइंट्स उसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे, फेज 1979 टू 1985 टू 86, न्यू कोल्ड वॉर। तो अभी कोल्ड वॉर तो जा रहा था, डिटेंटे फेज आ रहा था, और लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि एक नया कोल्ड वॉर उन्होंने एरा नाम दे दिया इस चीज को, जो है 1979 से लेके 85 में, करीब 6-5 साल के बीच का ये इवेंट। अब क्या ऐसी बातें हुई जिसमें ये चीज हुई? टू इवेंट्स ऑफ 1979 चेंज द स्टोरी ऑफ डिटेंटे। दो ऐसी घटनाएं जिससे डिटेंटे जो चल रहा था फेज रिड्यूसिंग टेंशन का, वो चेंज हुआ। A revolution took place in Iran and the Shah of Iran was ousted. तो एक रिवॉल्यूशन हुई ईरान में। ईरान में जो रूलर था शाह ऑफ ईरान, उसको हकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया, हटा दिया। ईरान became an Islamic state under the leadership of the revolutionary Islamic leader अयोतुल्ला खोमेनी। तो अयोतुल्ला खोमेनी के लीडरशिप के अंडर ईरान अब पूरा इस्लामिक स्टेट बन चुका था, इस्लामिक कंट्री पूरा बन चुका था। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड ऑल इट्स टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स, और इसी के साथ चलते ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जितने भी संबंध थे सारे काट दिए और अपने आप को सेंटो,
जो हमने ऊपर देखा था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे भी जो मिलिट्री अलायंस ऊपर बने हमने देखे थे, अलग अलग मिलिट्री अलायंसेस बन चुकी थी, जिसमें से एक सेंटो था, उसमें से अपने आप को हटा दिया और वो खुद एक अपना बोला कि मैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। वहां पर उन्होंने ईरान में ऐसा इस्लामिक लीडर ने ये पूरा करा दिया। दूसरा चीज हुआ इन अफगानिस्तान, बबराक करमाल टुक कंट्रोल एज द हेड ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन की हेल्प से बबराक करमाल पर्सन ने अफगानिस्तान में अपना रूल चालू कर दिया। अगेन अफगानिस्तान बिकेम सोशलिस्ट कंट्री विद क्लोज मिलिट्री टाइज विद सोवियत यूनियन। तो ये चीजें लोगों को खनक गई, यूएसए को, सबको ये खनक गई कि सोवियत यूनियन ने ऐसी हरकत क्यों की। तो दीज चेंजेस ब्रॉट एन एंड टू द पीरियड ऑफ डिटेंटे। तो जो टेंशन को कम होने का जो पीरियड चल रहा था डिटेंटे, वो खत्म हो गया। द न्यू एरा दैट बिगिन हैज बीन डिस्क्राइब्ड, और इस जो अब जो नया जो शुरुआत हुआ इसको हम कहते हैं न्यू कोल्ड वॉर। नया कोल्ड वॉर एक तरह का चालू, बिकॉज द टेंशन ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर रिटर्न बैक। फेजेस ऑफ 85 टू 91, अब गोर्बाचेव एरा भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मिखाइल गोर्बाचेव, ये यूएसएसआर के लीडर रहे थे। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऐसे लिए जिससे आज की तारीख में सोवियत यूनियन बचा ही नहीं और रशिया बन के रह गया। और जितने ही सोवियत यूनियन के अंडर कंट्रीज पड़ते थे अलग अलग अलग, वो सबको इंडिपेंडेंस मिल गई, वो खुद अपने खुद के इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा, 85 से 91 का एरा, गोर्बाचेव एरा। This phase saw some significant changes in the Soviet policy. Soviet Union had a new leader, Mikhail Gorbachev, who brought in several changes in the policies of the country. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए पूरे पॉलिसीज के अंदर। हिज कंसेप्ट ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये दोनों वर्ड क्या है, इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है, बहुत ही सिंपल वे में समझाते हुए कि अगर आप जब पॉलिटिकल चेंजेस करते हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हो पॉलिटिक्स के थ्रू, और पॉलिटिक का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करते हो, उसे पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है। तो ये वर्ड की मीनिंग उस वीडियो में एक्सप्लेन है, और यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ में उन्होंने दिया हुआ ही है, उसी के बेस पे मैंने वो बनाया हुआ है कि आप पॉलिटिकल चेंज लाते हो, रीस्ट्रक्चरिंग लाते हो, उसे पेरेस्ट्रोइका कहते हैं। और जो एक ओपननेस लाते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, लोगों को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हो, उसको ओपननेस को ग्लासनोस्ट कहा जाता है। तो ये दो पॉलिसी लेके आए मिखाइल गोर्बाचेव, गोर्बाचेव, आई होप इनके नाम में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो इन्होंने हिज कंसेप्ट, उनके जो कंसेप्ट थे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, और उनका विजन था न्यू फॉरेन पॉलिसी, ये पूरा सोवियत पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। गोर्बाचेव्स न्यू फॉरेन पॉलिसी हैड द फॉलोइंग फीचर्स। ओपन डायलॉग विद चाइना, सबसे पहले चाइना से ओपन डायलॉग रखो, अच्छे से क्या है बातचीत करके खत्म करो, कोई मैटर मत करो ऐसे। सेकेंड था फोकस ऑन आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। तो पहले तो आर्म्स कंट्रोल पे, एक आर्म्स के ऊपर कंट्रोल लाओ, क्योंकि इतने इलीगल आर्म्स सप्लाई चल रहा है हर जगह पे कि हर जगह पे सब लोग वॉर, रेवोल्यूशन और वॉर और ये चल रहा है, दंगे चल रहे हैं। तो ये चीज लाओ और डिसआर्ममेंट लाओ, यानी कि आर्म्स का कंट्रोल लाते हुए लोगों से वो कंट्रोल छीन। और दूसरा था विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी अगेन एक वो लैंड बन चुकी थी जहां पर आपको ये भी पता होगा, जैसे वियतनाम, वैसे अफगानिस्तान में भी अमेरिकन ट्रूप्स थे जो रिसेंटली, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही वहां से पूरी तरह से विड्रॉ हो चुके थे। लास्ट 2 इयर्स के अंदर ही विड्रॉ हो गए पूरे अमेरिकन वहां से फौज। तो अफगानिस्तान भी एक वो लैंड बन गई थी जहां पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, और उन्होंने अफगानिस्तान को हेल्प कराया, लीडर को बबराक करमाल के थ्रू हेल्प कराया। तो वहां से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करा। तो सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया वहां से वो अपने वहां से हट हट जाएगा। तो इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया, दूसरा इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करो, ये भी उनका एक वहां पर गोल था। अगेन डू यू नो पार्ट मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में किया हुआ है, प्लीज उसे देख लीजिए। फोटो दिया है मिखाइल का एक स्पीच देते हुए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोवाचेव्स न्यू पॉलिसी वाज फेल्ट इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब इससे इनको पर्सनली, डोमेस्टिक वाइज, मतलब अपने ही
देश में एक तरह से हेट्रेड थोड़ी मिली, क्योंकि लोग जो चाहते थे वो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हुआ। और एक जो सोवियत यूनियन, जो बहुत सारे कंट्रीज का एक बड़ा सा यूनिट था, वो टूट गया और रशिया सिर्फ बचा। तो ये चीज एक हुई जिसमें इनकी पॉलिटिकल करियर एक तरह से वहां पर एक एंड हुई, और इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। हालांकि बाद में भी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, लेकिन एक ये एक बड़ा चेंज आ गया, जो सब लोग रशिया में मतलब सब इन्हें गाली देते कि इनके वजह से सोवियत यूनियन टूट गया। ऐसा पीपल वर गिवन, अच्छा इन्होंने क्या बेटर अच्छा क्या किया था, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविएशन न्यू पॉलिसी। पीपल वर गिवन फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। अब इन्होंने फ्री स्पीच, ग्लासनोस्ट एक ऐसी अपनी पॉलिसी लाई जिसमें आपको अलाउड है कि आप गवर्नमेंट की चीजों को क्रिटिसाइज करें। अगर गवर्नमेंट ने गलत किया तो आप अपने ओपिनियन रखें, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इट ऑल्सो टेल्स अस कि इसका मतलब पहले अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपको सीधा जब्त गायब कर देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ आपको कौन से जेल में डाल दें। बहुत सारी अगेन रशियन अमेरिकन मूवीज है जिसमें रशिया के ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ये बिहेवियर है कंट्रोल करने का लोगों को, एंड कहीं पे अननोन लोकेशन पे आपको पहुंचा देने वाला कर देना, ये बहुत ही उसमें दिखाया जाता है। तो जरूर कोई मूवी आप देखिएगा ये। द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन एंडेड। तो ये जो एक ही पार्टी थी जो पूरा रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। दिस वाज आल्सो पीरियड दैट सॉ मोमेंटस चेंज टेकिंग प्लेस इन ईस्ट यूरोप। और इसी के साथ चलते ईस्ट यूरोप में भी अब सारी हरकतें धीरे धीरे कम हो गई थी। ये सोवियत यूनियन नहीं रहा, इसलिए वहां पे उतना कंट्रोल अब नहीं रहा, क्योंकि ये इंटरनली इतना बिजी हो गया आदमी, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना बिजी हो गया कि वो जो बाकी यूरोप कंट्रीज पे उसका रूल था, वो जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम पड़ गया और वहां पर ध्यान नहीं गया। तो वहां पे रिवॉल्यूशंस चालू हो चुके थे और सबने अपना अपना इंडिपेंडेंस ले लिया था। The changes in Soviet policies had their impact on the politics of East European countries. The people started to demand more political freedom. अब लोग अपना और freedom मांगने लगे। There was a popular uprising against the communist government of Eastern Europe. और वहां पे हर जगह पे गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी होने लग गई। और अपराइजिंग यानी कि अगेन आप खिलाफ जा रहे हो, जो भी उनके पॉलिसीज थी, कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी, उसके खिलाफ जा रहे हो। The Eastern European Revolution ended the rule of communist parties in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, East Germany and Bulgaria. तो ये सारी अलग अलग कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, और वहां पर जो एक तरह से सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थी, वहां पर सब जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी का दी एंड हो गया और ये लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए। The winds of change that swept East Europe continued into Soviet Union. तो ये जो चेंज चालू हुआ, विंड विंड वो पूरी सोवियत यूनियन तक पहुंच गई और वो भी खत्म होके पूरा सिर्फ रशिया बचा और बाकी जितनी कंट्रीज थी वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई। अक्टूबर सॉरी ऑन December 25th, Christmas Day 1991, Gorbachev resigned as a president of Soviet Union. The next day, the Supreme Soviet, that is the parliament, voted a formal end, एक formal end बताया कि लीगली एक एंड किया हमने कि सोवियत यूनियन अब एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एक पूरा बड़ा सा बन चुका था यूएसएसआर, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सोवियत यूनियन एज अ कंट्री सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो चुका था अब ये। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड इन इट्स प्लेस न्यू कंट्रीज वेर क्रिएटेड। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि सोवियत यूनियन पूरी तरह से खत्म हो गया और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज वहां पर आ गई। इन यूरोप ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी यूनिफाइड, और दूसरी तरफ बर्लिन वॉल तोड़ दी गई। बर्लिन वॉल को तोड़ के लोग एक दूसरे को आपस में, दोस्त फैमिली सब आपस में मिलने लग गए, और ईस्ट वेस्ट जो पार्टीशन बना था वो भी पूरा अब हटके एक कॉमन जर्मनी हो चुका था। In 1990 to create one Germany nation. In case of Czechoslovakia, it split to form two countries. जबकि चेकोस्लोवाकिया जो एक कॉमन था वो आपस में स्प्लिट हो गया, एक स्लोवाकिया करके कंट्री बन गई और एक चेक रिपब्लिक करके कंट्री में डिवाइड हो गया। यूगोस्लोविया ऑल्सो स्प्लिट इनटू सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। तो अगेन युगोस्लाविया करके जो कंट्री थी
वो भी स्प्लिट हो गई और उसकी जगह 4 नई कंट्रीज बन गई, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, कोसोवा एंड मॉन्टेनेग्रो। 4 नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। तो ये सारी स्प्लिट होते जा रहे थे और बड़े बड़े हिस्से जो कंट्रीज आपस में स्प्लिट होके छोटे छोटे कंट्रीज बनते जा रहे थे। वी thus have several new countries in Europe। आज की तारीख में ये सारे कंट्रीज आ चुके हैं, न्यू कंट्रीज इन द एरिया ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन था उसकी जगह ये सारे आ चुके। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS 1991 क्या है ये? This was created after the disintegration of Soviet Union in 1991. The members are the former states of USSR। तो एक अगेन एक संस्था बनाई गई कि ये लोग आपस में एक जो ओरिजिनली यूएसएसआर के हिस्सा थे वो लोग आपस में एक इनकी एक संस्था है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कोर्स जो थे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और बाद में फिर आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सारे मेंबर्स हैं। इन्होंने अपने आपस में अच्छे रिलेशन रहे, एक दूसरे की हेल्प करे इकोनॉमिक वाइज, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री वाइज, इसलिए ये संस्था बनाई थी जिसका नाम है CIS। Cold War was a confrontation between the United States and the Soviet Union. With the disintegration of Soviet Union, the era of Cold War ended. तो कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर वाज अ यूएसए और यूएसएसआर के बीच का एक कन्फ्रंटेशन था। जब यूएसएसआर बचा ही नहीं तो कोल्ड वॉर बचा ही नहीं। तो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ अलग अलग कंट्रीज में, कोल्ड वॉर अपने आप ही गायब, खत्म। Two new phases came to be used to describe the world after 1991। दो फेजेस इस्तेमाल किए गए 1991 की दुनिया को बोलने के लिए। पोस्ट सोवियत एरा बोला जाता था या पोस्ट कोल्ड वॉर एरा बोला जाता है। दिस न्यू एरा सॉ द राइज ऑफ चाइना, जिसके अंदर चाइना आज राइज में है। कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये लोग भी ग्रो हुए। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, G20 समिट, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बनी, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी। वो ये सारी संस्थाएं बनी, नई नई संस्थाएं बनी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, started to play an important role in war affairs। These and some other trends we will see in the year 12th। ग्रेड 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत प्यारा मैप दिया है जो सोवियत यूनियन को दर्शाता है और उसके अंदर कौन सी कंट्रीज थी वो अलग अलग उन्होंने नंबर वाइज बताया हुआ है। थोड़ा सा जूम करके उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये मैप। अगेन नीचे ईस्ट और वेस्ट यूरोप का जो डिवीजन था उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है और ये बाद में जब एक पूरा बन गया वो भी उन्होंने, आप देख सकती हो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया जो न्यू कंट्रीज बन गई थी उसको भी उन्होंने वहां पे न्यू कंट्रीज के हिसाब से बताया है। यूगोस्लोवाकिया की जगह पे नीचे जितनी 5-6 कंट्रीज जो बन गई थी, बल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया, वो सारी उन्होंने बताई है। बहुत अच्छा सा मैप। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 11। पूरा पोर्शन कवर कर दिया है। सारे वीडियोस देख लीजिए, एक एक घंटे के एक चैप्टर, 11 घंटे पकड़ लो और 11 घंटों में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस खत्म। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। लाइक करिए, शेयर करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप भी चालू की है, मेंबर्स बन जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। एंड दैट्स इट। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग गाइस। बाय, थैंक यू सो मच।